गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। हमने यह सीखा था कि जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया था पारदर्शक माध्यम, और अपवर्तन में जो सबसे खास बात होती है कि अगर माध्यम ना हो तो अपवर्तन संभव नहीं है। माध्यम भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक, तो माध्यम शब्द का क्या अर्थ होता है फिजिक्स में या प्रकाश में जो माध्यम होता है वह किस किस तरह का होता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक ना, तो हेडिंग बना लीजिएगा अपने कॉपी में। आज का जो हेडिंग रहेगा आपका माध्यम, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे मीडियम। देखिए, अगर माध्यम की बात कहा जाए तो माध्यम वह पारदर्शक पदार्थ होता है जिससे प्रकाश क्या होता है, प्रगमन करता है या प्रकाश होकर जाता है। लिखेंगे माध्यम वह पारदर्शक पदार्थ होता है जिससे प्रकाश प्रगमन करता है। ठीक ना, देखिए अगर प्रकाश उस पदार्थ से होकर गुजरेगा तभी आप उसको पारदर्शक पदार्थ कहेंगे और वही आपका माध्यम बनेगा। अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा आप माध्यम लेते हैं जहाँ से प्रकाश का प्रगमन संभव नहीं है तो फिर वहाँ पर अपवर्तन घटना आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए जरूरी है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपका जो पदार्थ होना चाहिए, जो माध्यम होना चाहिए, वो पारदर्शक होना चाहिए। अब देखिए, जो माध्यम होते हैं, माध्यम दो तरह का होता है। माध्यम दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्रकाशता सघन माध्यम। ठीक ना, इसको पहले प्रकाशता विरल माध्यम, अंग्रेजी में लिखेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक, और एक होता है आपका प्रकाशता सघन माध्यम, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक ना, जो यहाँ पर माध्यम हो गया आपके दो तरह, एक आपका विरल माध्यम होता है और एक आपका होता है सघन माध्यम होता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया है, आप इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। माध्यम जो आपका होता है क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका कांच क्या होगा, माध्यम हो सकता है। ठीक ना, आपका जल क्या है, एक माध्यम बन सकता है। हवा क्या है, एक माध्यम हो सकता है आपका। कुछ जो प्लास्टिक होते हैं वो भी माध्यम बन सकते हैं, प्लास्टिक। एल्कोहल किरोसिन इत्यादि, ये आपके माध्यम हो सकते हैं जिससे कि प्रकाश आसानी से पास करता है, प्रगमन कर पाता है। अब बात करते हैं प्रकाशता विरल माध्यम। ठीक ना, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक होता है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें जो प्रकाश होता है आपका बहुत तेजी से गमन करता है, यानी कि प्रकाश की जो गति होती है वह तेज होती है। ठीक, लेकिन अगर प्रकाश आपका किसी भी सघन माध्यम से पास करेगा तो वहाँ पर जो उसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं वैसा पारदर्शक माध्यम जिसमें प्रकाश की गति तेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, और वैसा पारदर्शक पदार्थ या वैसा पारदर्शक माध्यम जिसमें प्रकाश की गति क्या होती है, कम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशता सघन माध्यम। ठीक ना, यहाँ पर क्या होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, इसमें क्या होता है
प्रकाश की गति, प्रकाश की गति क्या होती है, तेज होती है, यहाँ पर तेज होती है। और प्रकाशतः सघन माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की गति क्या होती है, कम होती है। प्रकाश की गति कम होती है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल एक लीजिएगा और समझिएगा। प्रकाशतः विरल माध्यम और सघन माध्यम, आपको हमेशा दो तरह का माध्यम लेना है। जैसे मान लीजिए एक ये दो मीडियम का डिवाइडर, और इसको मान लेते हैं, मान लिया चलिए डिवाइडर है, और ऊपर लेते हैं हवा और नीचे लेते हैं जल। ठीक, तो इन दोनों की तुलना कीजिए आप। हवा में प्रकाश की वेग अधिक होती, प्रकाश की गति अधिक होती है कि जल में अधिक होती है। आपको मालूम होगा, कल ही हमने पढ़ा था कि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है अधिक होती है और जल में क्या होती है, कम होती है। तो इन दोनों में तुलना किया जाए तो हवा क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और जल क्या हो जाएगा आपका, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हवा आपका विरल माध्यम और जल क्या हो जाएगा आपका, सघन माध्यम। कभी भी आपको दो माध्यम दिया जाएगा, उन दोनों माध्यमों में आपको तुलना करना पड़ता है कि प्रकाशीय घनत्व किसका अधिक है किसका कम है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक ना, उसके आधार पर आप डिसाइड कर पाइएगा कि कौन विरल माध्यम बनेगा और कौन आपका सघन माध्यम बनेगा। जैसे मान लीजिए इसी तरह एक और ले लेते एग्जाम्पल, हो सकता था आपको ऐसे भी दे दे, ऊपर जल ले लीजिए और नीचे कांच ले लीजिए। ठीक ना, अब बताइए इन दोनों में कौन सघन माध्यम बनेगा और कौन विरल माध्यम बनेगा। ठीक, तो हमको मालूम है प्रकाश की जो चाल होती है वह जल और कांच में, जल में क्या होती है, अधिक होती है, और कांच में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जल में क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पर विरल माध्यम, और क्या हो जाएगा आपका सघन माध्यम। कोई दिक्कत, यानी कि ये आपका जो हुआ माध्यम हुआ। माध्यम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारदर्शक माध्यम है। याद रखें, कांच, जल, हवा, कुछ प्लास्टिक, अल्कोहल, केरोसिन सब क्या आपका माध्यम बन जाएगा। माध्यम दो तरह के, प्रकाशतः विरल माध्यम, प्रकाशतः सघन माध्यम। प्रकाश की गति विरल माध्यम में तेज होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है, कम होती है। अगर माध्यम का बंटवारा करने का बात आएगा तो आप यहाँ से हवा, जल इस तरह से तुलना कर लीजिएगा कि किस में स्पीड अधिक होता है और किस में कम होता है, उसके आधार पर आप तुलना कर सकते हैं। ठीक ना, ऐसे भी आपको दिया जा सकता था क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए इधर आपका ये बीच में डिवाइडर हो गया, हमारा दोनों माध्यमों का बीच का डिवाइडर हो गया। ठीक, हम इधर ले सकते हैं हवा और इधर ले सकते थे कांच। अब प्रश्न है लाइट, ये क्या हो जाएगा, हवा क्या हो जाएगा यहाँ पर विरल माध्यम बनेगा और कांच क्या बनेगा यहाँ पर सघन माध्यम बनेगा। ठीक ना, जो भी माध्यम आपको दिया जाएगा दोनों माध्यम का तुलना कीजिएगा और ये पता लगा लीजिएगा कौन विरल माध्यम है कौन सघन माध्यम है। ठीक, ये देखिए बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है, तब जाकर ही आप अपवर्तन का रे डायग्राम खींच पाइएगा, अन्यथा आप रे डायग्राम सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाइएगा। ठीक ना, अब हम अपवर्तन की बात करते हैं तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है दो केस में होता है। अक्सर कल भी हमने एग्जाम्पल देखा था, तो लाइट क्या हो रहा था, हवा से लाइट क्या हो रहा था, यानी इस माध्यम से आया लाइट और दूसरे माध्यम में लाइट आपका जा रहा था, यही हो रहा था। यहाँ से आएगा लाइट, मान लीजिए जल से आया और कांच में मान लीजिए प्रवेश करेगा। तो कभी भी जब अपवर्तन की घटना होती है तो जो प्रकाश होता है एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यही दो चीज़ें होती हैं। ठीक ना, दो लेंगे जब भी माध्यम, एक सघन माध्यम होगा एक विरल माध्यम हो गया, तो लाइट क्या होगा सघन से विरल में जाएगा और विरल से सघन में आएगा। और इन दोनों चीज़ों का दोनों जो केस बनते हैं दोनों केसों का हम लोग डायग्राम देखेंगे। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो कैसा रे डायग्राम होता है, वहाँ पर क्या होता है, और जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, दोनों का रे डायग्राम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक नोट देखते हैं। पहला है नोट कि विभिन्न माध्यमों के भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्व होते हैं, प्रकाशीय घनत्व होते हैं। देखिए कोई भी माध्यम हो, कांच है, जल है, या जो भी आपको मैंने माध्यम बताया, हर माध्यम का जो प्रकाशीय घनत्व होता है अलग अलग होता है। और
जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, उतनी ही क्या होती है, कम होती है। याद रखिएगा, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। प्रकाशीय घनत्व अधिक यानी कि चाल क्या होगा आपका, कम होगा। अब इसके एक एग्जाम्पल लेकर जिसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये डिवाइडर लिया मैंने, ऊपर हमने लिया है हवा और नीचे हमने लिया मान लीजिए कांच मान लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हवा क्या है, एक विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम हुआ। अब एक चीज बताइएगा, जो प्रकाश की जो गति है हवा में तेज होगी कि कांच में तेज होगी? सीधी सी बात है कि प्रकाश की जो गति होगी क्या होगी, यहाँ पर अधिक होगी। प्रकाश की गति क्या होगी, विरल माध्यम में अधिक होगी, ठीक। और यहाँ प्रकाश की गति क्या होगी, प्रकाश की गति क्या होगी यहाँ पर, कम होगी। अब देखिए मैंने बताया कि यहाँ पर ऊपर में जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो प्रकाश की चाल किस में कम है, यहाँ पर कम है कि यहाँ पर कम है, कांच में कम है। यानी कि कांच का जो प्रकाशीय घनत्व है वो हवा के घनत्व से, प्रकाशीय घनत्व से क्या होगा, अधिक होगा। समझ पा रहे इस चीज को? आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो जो कांच का जो प्रकाशीय घनत्व होगा वह हवा के प्रकाशीय घनत्व से क्या होगा, आपका अधिक होगा। नोट कर सकते हैं आप यहाँ से कि कांच का प्रकाशीय घनत्व, कांच का प्रकाशीय घनत्व हवा के प्रकाशीय घनत्व से अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। यानी कि एक जो नोट था इस नोट को भी हमने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे, जो दो केस बन रहे थे उस केस की चर्चा करेंगे, देखते हैं वो कैसा होता है, ठीक ना। पहला जो केस है आपका, फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जो ही बच्चे ट्यूशन नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जितना संभव हो सके उतना कराऊंगा। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। अभी हमारे पास कुछ संसाधन की कमी है, इस वजह से आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाते हैं। चलिए इसमें लिख सकते हैं हम लोग केस 1 में, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक ना। पहला जो केस है आपका कि जब प्रकाश जो होता है विरल माध्यम से किस में जाता है, सघन माध्यम में जाता है। विरल यानी कैसा, यहाँ पर लिख सकते हैं रेयरर मीडियम से किस में जाएगा, टू डेंसर मीडियम। तो आपको मालूम है कि जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाए या फिर विरल से सघन में आपका अपवर्तन होता है। अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हैं कि दोनों तरफ हवा ही है, इधर भी हवा ही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अपवर्तन घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि जो स्पीड यहाँ पर रहेगा लाइट का वही स्पीड आपको यहाँ भी रहेगा, और जो अपवर्तन होता है वो स्पीड में कमी के कारण ही होता है, ठीक ना। स्पीड में परिवर्तन के कारण ही होता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर अपवर्तन हो। चलिए
सबसे पहले जो पहला केस है विरल से सघन में ना, ठीक है, एक हम आयताकार कांच का टुकड़ा ले लेंगे, आयताकार कांच का टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है। ऊपर क्या है, हवा होगा, और नीचे क्या है, कांच है। तो सबसे पहली बात कि आपको डिसाइड करना होगा, ये हवा है अगर, तो यहाँ पर इस केस में यह क्या होगा, विरल माध्यम बनेगा, ठीक ना, और कांच क्या बनेगा, सघन माध्यम बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट की हम लोग। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण हम लेंगे। अब चलिए प्रकाश की किरण यहां से ऐसे आ गई, ठीक ना, मान लेते ए ओ हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं ना, पहले भी खींचते थे अभिलंब, यहाँ पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे। एक अभिलंब हमने यहाँ पर ले लिया एन डैश, ठीक। तो आपको मालूम है कि अब यहाँ पर माध्यम चूंकि बदल रहा है, जब माध्यम बदलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। सबसे जो खास बात होती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी हवा में क्या होगी, अधिक होगी, और जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगा इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम होगी। जब भी प्रकाश का चाल कम होता है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर वो मुड़ जाता है थोड़ा सा। देखिए इसका जो एक्चुअली पाथ है, जो रियल पाथ है, इसको अब आगे की तरफ बढ़ाइएगा, ये लाइट आपको ऐसे निकलना चाहिए था सीधे सीधे, अगर अपवर्तन घटना ना होती तब। लेकिन देखेंगे माध्यम बदलने के कारण से जो स्पीड में जो परिवर्तन होता है, स्पीड में परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो लाइट होता है वह आपका अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, मुड़ जाता है, ठीक ना। यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं, ये रियल पाथ है, ठीक ना। अगर ये आपका हो गया क्या, वो हो गया, इसको मान लेते चलिए बी है, ठीक ना, ये अभिलंब हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, ठीक ना। ये एंगल क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर जो एंगल होता है आपतन कोण, आपतन कोण कहलाता है। और ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तन हुआ है यहाँ पर ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक। इसको आई से डिनोट करते थे, इसको आर से डिनोट करते थे, ठीक। ये क्या हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पर हमको नोट क्या करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला जो नोट करना है यहाँ पर क्या, कि जब भी प्रकाश जो होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये ध्यान रखिए, कभी भी आप रे डायग्राम बनाइएगा तो यही याद रखना है आपको कि विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। अगर ये अपवर्तन नहीं हुआ रहता तो ये सीधे क्या होता, पास कर जाता, लेकिन अपवर्तन के कारण यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। लिखेंगे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। नोट हो गया, ये पहला केस था आपका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे केस 2, इसमें मिटाते हैं। केस 2 देखिए, केस 2 क्या बनेगा आपका, जब प्रकाश सघन माध्यम यानी कि
डेंसर मीडियम से विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम में प्रवेश करता है ठीक। अब इसकी देखेंगे, चर्चा करेंगे क्या होता है। चलिए, तो पहला चीज यहाँ पर आपको जो माध्यम है वो माध्यम बनाना होगा कि प्रकाश इस बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपका प्रवेश कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको फिर से वही मान लेते हैं कि अपना क्या है, ये कांच का आयताकार टुकड़ा है, ये आपका सघन माध्यम ही कहलाएगा। और नीचे क्या है, ये हवा है, ये क्या कहलाएगा, विरल माध्यम ही कहलाएगा। ठीक है। अब चलिए लाइट को हम लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है जो कि इस कांच से होकर आती है। ये प्रकाश की किरण है, ठीक ना। यहाँ पर O बिंदु मान लेते हैं, O पर आपतित होती है, AO एक किरण है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक ना। अभिलंब ड्रॉ करते हैं, कभी भी याद रखेंगे बिना अभिलंब ड्रॉ किए आप इसको नहीं कंप्लीट कर सकते हैं सही, क्योंकि अभिलंब से डिसाइड होता है कि प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद किधर जाएगी, एन डैश अभिलंब हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश इस बार क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो हमको देखना है कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जो स्पीड होगी लाइट की और यहाँ पर जो स्पीड होगी लाइट की, दोनों क्या अलग होगी। हवा विरल माध्यम में यहाँ पर स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी स्पीड बढ़ेगा तो उस समय क्या होता है, जो अपवर्तन होता है, तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। ठीक है, यानी ध्यान रखेंगे जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी सघन से विरल में जाता है, तो जो अपवर्तित किरण होती है वह अभिलंब से दूर भागती है। यानी कि हमको जब ड्रॉ करेंगे इसको आगे तो ये हो जाएगा आपका दूर, इस बार आएगी, है ना, कुछ इस तरह से जाएगी। और इसको थोड़ा सा दूर कर लीजिए, रुक जाइए, और इसको दुर्गम कीजिए। अब सही है, अब सही है, हो गया। यह क्या कहलाएगा हमारा, आपतित किरण। आपतित किरण ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण, ठीक ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस केस में हम लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं, नोट कीजिएगा इस चीज़ को, कि यहाँ पे जो आपका आपतन कोण होगा, आपतन का जो कोण होता है आई, और जो आपका अपवर्तन का कोण है आर, यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या है, आर है। कौन अधिक होगा, मैंने बताया था कि अपवर्तन में कभी भी जो आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण होता है बराबर नहीं होता है, जबकि परावर्तन में परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर यह एंगल अधिक है, यह एंगल अधिक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जो अपवर्तन कोण क्या है वो आपका अधिक है ना, बिल्कुल ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपका, अपवर्तन कोण क्या है आपका अधिक है। ठीक है, जो इसका जस्ट जो पिछला केस था, जो पहला केस हमने लिया था, उस केस में अगर आप तुलना कीजिएगा तो पहले वाले केस के लिए छूट गया था, केस 1 के लिए इसको नोट कर लेंगे कि वहाँ पर जो आपतन कोण होता है, पहले केस के लिए ध्यान रखेंगे, वहाँ पर जो आपका वहाँ पर अविलंब की ओर मुड़ी थी ना किरणें, जब अविलंब की ओर मुड़ेगी तो क्या होगा, आपका अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। आपतन कोण जो क्या होता था, बड़ा होता था,
अपवर्तन कोण की अपेक्षा पहले वाले में छूट गया है, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। कहते होंगे सर जी इधर उधर पढ़ा जरा छूट जाए, भाई नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। कॉपी में बस रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप उसको बना दीजिएगा। ये आपका सेकंड जो केस था उसका रे डायग्राम भी आप देख चुके हैं, ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो भी इसका नामकरण होगा, नामकरण करना कभी न मत भूलिएगा, नामकरण जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा केस देखते हैं कि वायु से कांच में और दोबारा वायु में जाने वाली प्रकाश की स्थिति क्या होगी। यानी कि इसमें क्वेश्चन आपको यही है कि मान लीजिए प्रकाश की किरण है, ये ऊपर क्या है आपका हवा, ये क्या है आपका कांच का आयताकार टुकड़ा है, नीचे क्या है फिर आपका हवा है, ठीक। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि जब भी आएगा माध्यम तो माध्यम की तुलना करके पता कीजिएगा कौन विरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम है। तो वायु क्या हो जाएगा विरल माध्यम और कांच क्या हो जाएगा आपका सघन माध्यम, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रकाश किरण को एक बार यहाँ से यानी हवा से लाना है, कांच में यहाँ पर प्रवेश करेगा तो फिर यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी एक बार, ठीक। और अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण होगी फिर यहाँ पर आएगी, यानी यहाँ के बाद फिर क्या वो बाहर निकलेगी, तो फिर यहाँ से एक बार यहाँ पर अपवर्तन की घटना एक बार और होगी। तो इस केस में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि अपवर्तन की घटना कितनी बार होती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपवर्तन की घटना 2 बार होती है। एक बार जब यहाँ पर प्रवेश करेगा कांच में और दूसरी बार जब कांच से प्रकाश आपका बाहर निकलेगा तब, ठीक है। इसका हम लोग को रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ें, कुछ यहाँ पर कंक्लूजन आपको निकालना होगा, ठीक ना। देखिए मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण लेते हैं यहाँ से हम लोग, वो एक प्रकाश की किरण, ठीक। उसके बाद हमारा जो काम रहेगा हम लोग अभिलंब ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। हम लोग अभिलंब यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, एन डैश। तो आपको मालूम है कि जब प्रकाश क्या है यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है अविलंब की ओर मुड़ जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। यानी कि जो प्रकाश की किरण होगी वह क्या होगी अविलंब की ओर झुकेगी, यहाँ से ये मुड़ जाएगी इधर की तरफ, ठीक है। अब देखिए जैसे इधर की तरफ मुड़ेगी तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये कोण क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण, फिर यहाँ भी कोण बनेगा आर आपका, कोई दिक्कत बनेगा। यह क्या कहला जाएगी अपवर्तित किरण है, ठीक है। और ये क्या है आपतित किरण, आपतित किरण है। प्रकाश सबसे पहले यहाँ से आपका चला है, फिर आपका इधर की तरफ बढ़ा, अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के बाद यही प्रकाश क्या होगा आपका यहाँ पर पहुँच गया है। फिर अब जरा सोचिए प्रकाश जब यहाँ पर पहुँच जाएगा फिर ये बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो बाहर का माध्यम कैसा है हवा है यानी विरल माध्यम है। तो यहाँ पर जो सेकेंड केस आपका बन जाएगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उस समय वहाँ पर क्या होता है, यानी कि हम लोगों को फिर से यहाँ पर एक बार ड्रॉ करना होगा अभिलंब। पहले अभिलंब ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, अभिलंब हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या होगी अभिलंब से दूर भागेगी क्योंकि सघन से विरल में जा रही है, यानी कि प्रकाश की जो किरण होगी आपकी यहाँ से क्या होगी दूर भागेगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश किरण क्या होगी आपकी निकल जाएगी बाहर की तरफ। नाम देते हैं ए ओ, इसका नाम देते हैं चलिए बी सी, ठीक है।
ये जो आपका कोण बनेगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक ना। और इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण बोलते हैं। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं क्लियर कि यहाँ पर इस केस में आपका अपवर्तन घटना दो बार हो रही है, एक बिंदु O पर, एक आपका B को यहाँ लाइए, एक B पर, ठीक ना। अब देखो एक चीज और जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम लोग लाइट को, जो पहले लाइट हमारा जो आपतित किरण पहले आई थी उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम लोग इसको हम अगर बढ़ाते हैं आगे की तरफ डॉट डॉट लाइन से, है ना, और यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं फिर से एक बार हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे जो खास बात होती है कि ये जो मूल जो इसका पथ था पहले जब आपतित किरण आई थी, और यहाँ पर जब बी के बाद जब सेकेंड में जब इसका अपवर्तन हुआ है उसके बाद ये दोनों जो किरणें होती है एक दूसरे की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। याद रखिएगा, जो निर्गत किरण होती है और जो आपतित किरण होती है ये दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। और इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यह जो किरण है आपतित किरण, यह किरण दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो निर्गत कोण होता है आपका और जो आपका आपतन कोण होता है ये दोनों क्या हो जाता है, आपका बराबर हो जाता है। यानी कि इस केस में क्या होगा, आपका निर्गत कोण और आपतन कोण का मान बराबर होता है, बराबर होता है। दूसरा नोट कीजिएगा, ये जो पार्श्विक विस्थापन आप देख रहे हैं, जो पार्श्विक विस्थापन होता है वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ कि ये जो हम चौड़ाई लिए हैं आयताकार टुकड़े की, ये और यहाँ पर, और इसकी चौड़ाई को आप बढ़ा दे तब भी जो पार्श्विक विस्थापन होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो भी आपका आयताकार टुकड़ा था कांच का, इसकी चौड़ाई पर भी पार्श्विक विस्थापन आपका डिपेंड करता है और उसकी जो दूरी होती है वो बढ़ सकती है। दूसरी बात, अगर आप आपतन कोण को बढ़ा दें तब भी आपका पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। दोनों पॉइंट नोट कर लेंगे। पहला कि आपतन कोण का मान बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन का मान भी बढ़ता है। और इसके अलावा एक और नोट कर लीजिएगा, जो आयताकार टुकड़ा है इसकी भी अगर चौड़ाई बढ़ जाए तब भी आपका क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप कुछ और नोट करना चाहते हैं तो आप NCERT किताब पढ़ते रहिए, भारती भवन आप किताब पढ़ते रहिए, जो भी आपके पास किताब अवेलेबल है उस किताब को पढ़ते रहिए। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।